हेलो फोक्स, आज हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सम पीपल आर टॉकिंग वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं। विश्व के स्तर पर इसमें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को यह डेटा कलेक्ट करती हैं, एनालाइज करती हैं, कोलेट करती हैं और फिर उनको डिक्लेयर करती हैं। दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज। उनमें प्रमुख नाम है मर्सर है, केपीएमजी है, गैलप है, प्राइस वाटर है, अर्नेस्ट एंड यंग है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल लेवल पर काम करती हैं, जिनमें मेरी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर भी यह सर्विस देने जा रही है। तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और प्रोफेशनल टीम को एडमिनिस्टर करने के लिए सैलरी और वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं कि सैलरी और वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। सैलरी और वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन परिभाषित करता है, डिफाइंड करता है उस प्रोसेस को जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस करते हैं, फिर जॉब को डिजाइन के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं और उसके हिसाब से उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्ग स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किस लेवल पर किस कॉम्पिटेंसी के लोगों को हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। उसके लिए मार्केट में क्या है, मेरे कंपटीटर्स का क्या है, वह जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। और यदि मुझे अपनी टीम को एक प्रोफेशनली डेवलप और हाईली एंगेज्ड एम्प्लॉय के साथ डेवलप करना है, तो फिर मुझे वेजेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो मार्केट का रेट है उसके एट पार या उससे थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको लोग क्यों करते हैं, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। नंबर वन, सबसे पहले हम कॉम्पिटेंट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरी सैलरी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग आएंगे, मेरी कंपनी की वर्क कल्चर अच्छी होगी तो लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नंबर दो है टू रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय मैंने अपॉइंट कर लिए, जिनको डेवलप कर लिया, जो टैलेंट मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, ग्रोथ दे रहा है, उसको रिटेन करने के लिए भी सैलरी और वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रांग होना और एट पार होना बहुत आवश्यक है। नंबर तीन, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। An engaged employee can improve the productivity like anything. This is the proverb in English. तो इसीलिए सबकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट रहे तो उनका एंगेज्ड होना जरूरी है। एंगेज्ड होने के लिए उनका सैलरी और वेज एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे डिजाइन के हिसाब से सैलरी और वेज मार्केट के हिसाब से एट पार होना आवश्यक है। नंबर फोर है इंप्रूव द एफिशिएंसी। जितना भी मेरा ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है जिससे मैं सबके साथ एक मार्केट रेशे के हिसाब से न्यायोचित तर्कसंगत सैलरी या वेज दे सकूं। नंबर पांच है टू कंट्रोल द कॉस्ट, कि मेरा वेज बिल मेरे टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यह 3% से लेकर के 10% तक होता है। आईटी में 1% से लेकर के 20% तक होता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपनी अपनी कॉस्ट फैक्टर है, लेकिन वह एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि मेरी वेज परसेंटेज मेरे प्रोडक्ट या सर्विस में कितनी है और उसको मैं कब किस लेवल पर कितना रोक सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, रीडिजाइन कर सकता हूं, रिकैलकुलेट कर सकता हूं। वह इस तरह की प्रोसेस से ही संभव होता है। नंबर 6 है टू एंश्योर फेयरनेस, कि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ फेयर रहूं। कोई एम्प्लॉय मेरा नहीं कहे कि मार्केट का रेट से मुझे सैलरी
या मेरी वेजेस कम है। नंबर 7 है टू इम्प्रूव यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। जहां वर्कर्स की वेज की हम बात करते हैं, तो यदि एट पार होगी, मेरे कंपटीटर के बराबर होगी, तो मैं यूनियन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप कर सकता हूं। क्योंकि मेरी यदि वेज का स्ट्रक्चर एट पार और कंपटीटर से बेहतर है, तो फिर मुझे बात करने में, यूनियन के साथ नेगोशिएट करने में, चाहे वो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट हो या लॉन्ग टर्म अवार्ड हो या अपना नेगोशिएशन प्रोसेस हो, उस सब में बड़ी आसानी होती है। नंबर 8 है टू इंप्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। आज जो हम कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की बात करते हैं या पब्लिक इमेज की बात करते हैं, वह तभी इंप्रूव करती है जब मेरी सैलरी और वेजेस फेयर और एट पार हो। यदि मेरी सैलरी में मैं कहता कुछ हूं, देता कुछ हूं, डिडक्शंस कुछ हैं, हिडन कॉस्ट कुछ है, तो फिर वो फेयरनेस, फर्मनेस और ओपननेस नहीं रह जाती है। नंबर नेक्स्ट है कंप्लाई विद द लीगल रेगुलेशंस। यह पर्टिकुलरली वर्कर के केस में होता है कि जो भारत सरकार के बने हुए नियम या भारत सरकार के कुछ अवार्ड हो जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल में वोहरा अवार्ड है या शुगर फैक्ट्रीज में शुगर वेज बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, तो मेरी सैलरी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है या मेरी वेजेज उससे कम ना हो। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट सैलरी और वेज एडमिनिस्ट्रेशन के हमेशा रहते हैं। अब बात करते हैं कि मेरे पास कंपनसेशन को मैनेज करने का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रिव्यू करूं कि मेरे पास नंबर कहीं ज्यादा तो नहीं है, मेरी मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से मेरे नंबर है या मेरे नंबर ज्यादा हैं, किस पोजीशन पर कौन बैठा है, उसके लिए जॉब डिजाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, ये प्रोसेस कंप्लीट सिस्टमेटिकली होना बहुत जरूरी है। इस कंप्लीट होने के बाद में मेरा नेक्स्ट आता है डिजाइन कंपनसेशन स्ट्रक्चर, कि मेरा किस लेवल पर किस कॉम्पिटेंसी की किस प्रोफिशिएंसी के साथ क्या वेज होगी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होगा, मेरी किस यूनिट के साइज के हिसाब से मेरी कॉस्ट कहाँ मैच करेगी, वो सब डिजाइन कंपनसेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फिर मैं नेक्स्ट सिस्टम में जाते हैं एडमिनिस्टर इंडिविजुअल पे एंड एडजस्टमेंट। अभी तक तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क है, लेकिन मेरा जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसकी सैलरी उसको उस हिसाब से मिल रही है या नहीं मिल रही है, मार्केट रेट से उसको करता हूं। यदि मैंने उसको लोअर सैलरी पर अपॉइंट किया तो उसको मार्केट करेक्शन दे करके मैं एट पार करूंगा। यदि मैंने किसी को हाई सैलरी दे दी है तो फिर मैं उसको रीएडजस्ट करूंगा। अभी जो हमारे न्यू कोड ऑन वेजेस के हिसाब से सैलरी को फिक्स्ड और वेरिएबल में जो एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, सरकार ने 50% बेसिक जिस पर पीएफ और ईएसआई की डिडक्शन होगी, तो वो सब इस इंडिविजुअल एडजस्टमेंट का हिस्सा है। फिर करते हैं मॉनिटर एंड अपग्रेड पे सिस्टम में। हर साल जब भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बाद अपना पे ग्रेडेशन या एनुअल इंक्रीमेंट प्रोसेस करूं, तो उस टाइम में उसको मॉनिटर करूं कि मैं कहाँ हूं और मेरा जो डिजाइन स्ट्रक्चर था वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है या मेरी सैलरी मेरे कंट्रोल के बाहर तो नहीं जा रही है। उसमें सैलरी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती हैं। आइए पहले इसकी बात करते हैं, इसकी प्रोसेस को समझने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है एचआर की। जब हम एचआर एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इस प्रोसेस को भी उसमें एनालाइज किया जाना और उसके हर फैक्टर को समझना और उस हिसाब से अपने वेज स्ट्रक्चर को डिजाइन करना आवश्यक है। सबसे पहले मेरा जॉब डिजाइन, जॉब प्रोफाइल, जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस होना जरूरी है। फिर मेरे वेज सर्वे की मेरे आसपास में जिस लोकेलिटी में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सैलरी कितनी है, मेरे कंपटीटर्स की सैलरी कितनी है, मेरे इंटरनेशनल जो मेरी
सेम काइंड ऑफ नेचर ऑफ वर्क हैं, उनकी सैलरी मार्केट में कितनी है, क्योंकि टैलेंट लेने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है। और जब तक मैं टैलेंट की सप्लाई और डिमांड के इकोनॉमिक्स को नहीं समझूंगा, तब तक मैं एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉयर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए एचआर एनालिटिक्स प्रोसेस में वेज सर्वे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर बात करते हैं हम ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू द पे ग्रेड्स, फिर एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना। नेक्स्ट है प्राइस ईच पे ग्रेड, कि मेरे इस सैलरी में कितने एक्सपीरियंस के साथ, कितनी प्रोफिशिएंसी के साथ, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे होना बहुत जरूरी है। तो मैं किसको कितनी सैलरी दूं, मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए ताकि मेरी वेज कॉस्ट जो मेरी फिक्स डिजाइन की हुई है उससे अधिक ना हो जाए, क्योंकि यदि मेरी वेज कॉस्ट बढ़ जाती है तो मेरे और एक्सपेंसेस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए वेज कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। फिर है फाइन ट्यून द पे रेट्स, ये प्रोसेस का हिस्सा है। और फाइनली वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बनाना। सैलरी एंड वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको पीएफ कितना देना है, आपको वेरिएबल पे कितना देना है, आपको एचआरए कितना देना है, एचआरए जिनकी कॉलोनी में जगह है उनको किस तरह से रीएडजस्ट करना है, कितना मुझे अपने प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा सीनियर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वह सब इस वेज एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। अब जानते हैं कि डायरेक्ट कंपनसेशन क्या है। डायरेक्ट कंपनसेशन में बेसिक सैलरी, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्पेशल अलाउंस, बोनस, एलटीए, कन्वेंस, हाउस रेंट, ये कुछ प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। दूसरा हिस्सा आता है इसका इनडायरेक्ट कंपनसेशन, जैसे ओवर टाइम पॉलिसी, मैं ओवर टाइम दूं या ना दूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो 12 घंटे पर ही चलाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 8 घंटे के अलावा 1 मिनट भी ओवर टाइम नहीं देना चाहते। तो ओवर टाइम पॉलिसी क्या है, मेरे एम्प्लॉय के लिए उनकी हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, और एम्प्लॉय को एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए मेरी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कितनी है, मेरी एम्प्लॉय की हेल्थ कॉस्ट कितनी है, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है, लीव ट्रेवल कंसेशन कितना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहे वो ग्रेचुटी हो, चाहे वो सुपरएनुएशन हो या एन्युटी हो, वो कितना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैंने जो कर रखे हैं एम्प्लॉय को वो कितना है। कुछ कंपनियां आज आफ्टर रिटायरमेंट भी मेडिकल एक्सपेंसेस देने की बात करने लगी हैं। तो वह सब मेरे वेज स्ट्रक्चर के डिजाइन में और कंट्रोल्ड वे में डिफाइन होना बहुत आवश्यक है। कुछ कंपनियां हॉलिडे होम करती हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे देती हैं, और बहुत सारी लीव एनकैशमेंट की लीव की पॉलिसी पे करती हैं। तो ये कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, इनको सबको वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में डिजाइन और डिफाइन करना अति आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि एक सैलरी सर्वे जो मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में या नेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि आज कंपटीशन इंटरनेशनल है, जैसे हमारा चाइना के साथ या जो आईटी में है उनका वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या अमेरिकन कंट्रीज के साथ जो कंपटीशन है, तो टैलेंट वहां से उठता है। आज मैं गूगल की सैलरी की बात करूं, आज मैं यदि और मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं, तो वह इंटरनेशनल सर्वे के साथ ही मुझे पता चल सकती है। तो इसके कुछ बेनिफिट हैं। नंबर 1, कंपैरेटिव एनालिसिस which all the companies in study and their specific sectors, कि मुझे किस कंपनी की सैलरी के साथ मेरे कंपटीटर्स के साथ सैलरी डिजाइन करनी है, यह आपको पता होता है। बहुत सारे, जब एम्प्लॉय बात करता है तो वह उन कंपनियों की बात करता है जिनमें हाईएस्ट सैलरी है, जब एम्प्लॉयर बात करता है तो उनकी बात करता है जहां एवरेज पे होती है। तो वह आपको समझना और पहले से जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 है डिटेल्ड नॉलेज ऑफ कंपनसेशन इन द मार्केट एंड इट्स मस्ट कंपोनेंट्स, कि आज मार्केट में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और मेरे कंपोनेंट क्या क्या है। जैसे अचानक मैंने आपका कोड ऑन वेजेस में भारत सरकार ने
जो पहले 30% और 70%, 30% फिक्स्ड में थी और 70% वेरिएबल या अदर अलाउंसेस में थी, जिनको हम बॉदर नहीं करते, अचानक वो 50% कर दिया, 50-50 हो गया, तो लोगों को बहुत समय लग रहा है उसको एडजस्ट करने में। तो मैं हर साल अपनी सैलरी को यह डिफाइन और डिजाइन करता रहूं। नंबर 3 है प्रोजेक्शन ऑफ सैलरी इंक्रीज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्रैक्टिसेस, कि आज मार्केट में क्या प्रैक्टिस है, किस तरह की सैलरी दी जा रही है, कि सैलरी कंपोनेंट्स हर साल या तो एक आध दो उड़ जाता है या एक आध दो ऐड हो जाता है, तो मुझे अपने कंपटीटर के हिसाब से अपनी सैलरी को डिजाइन करना है। नंबर 5 है अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन वेज बिहेवियर इन द मार्केट। यह बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं जो डेटा मार्केट से पिक कर रहा हूं या जो मैं डेटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठा रहा हूं, उसकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी लेवल क्या है। इसीलिए जो मैंने पहले बात की थी गैलप की, मैंने बात की थी मर्सर की, मैंने बात की थी केपीएमजी की, मैंने बात की थी प्राइस वाटर की, मैंने बात की थी अर्नेस्ट एंड यंग की, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली इस काम को डिजाइंड वे में करती हैं। और नेशनल लेवल पर हम जैसे बहुत सारे लोग उस डेटा को एनालिसिस करके नेशनल लेवल पर जो इंडियन कंपनी है उनकी मदद करते हैं। तो आप डेटा कहां से उठा रहे हैं यह बहुत आवश्यक है। नंबर 6 है स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू द ह्यूमन रिसोर्स एरियाज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल कंपनसेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम टैलेंट रिक्रूट करने जाते हैं आईआईटी या आईआईएम में या और ए ग्रेड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मैनेजमेंट हो या इंजीनियरिंग हो या आपके एरिया का, आपका एरिया कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है, तो उस टाइम आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस मार्केट के रेट से एम्प्लॉय को हायर किया जाना, उसके लिए ये सैलरी सर्वे का आपके पास स्ट्रॉन्ग डेटा होना आपको बहुत मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि वेजेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के मेन फैक्टर्स क्या है, क्योंकि इसमें यदि आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर इसको एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रोसेस के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। सबसे पहले एबिलिटी टू पे, जो ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर रही है उसकी एबिलिटी टू पे कितना है, वेदर दे कैन दैट ऑर्गेनाइजेशन पे और कैन नॉट पे। नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में टैलेंट की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। कुछ क्रिटिकल पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट में सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, जो बिजनेस को बहुत बूम पर ले जा सकता है। कुछ ऐसी हैं जो अबंडन हो गई हैं, अब मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनकी सैलरी आप रिशेड्यूल कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। नंबर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आज इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई है, या मैंने अपने एम्प्लॉयज की, जहां मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या जहां मेरा सर्विस सेंटर है वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। इसीलिए गवर्नमेंट डीए की, इसीलिए गवर्नमेंट फ्लोर वेज की, इसीलिए गवर्नमेंट मिनिमम वेज की बात बार बार करती रहती है। एक है बार्गेनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस। यदि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे उनके साथ बार्गेनिंग करने के लिए ये डेटा पहले से डिजाइन करना, कलेक्ट करना, स्ट्रक्चर करना, फिर अपने हिसाब से उसे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। नंबर 6 है गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस, कि मैं जिस देश में अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं वहां उस सरकार के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे मेरी वेज मैच करे या अधिक हो। तो ये मेन फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर सिद्धांत, मेजर प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। तो जो वेजेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए लोग हैं उनको यह समझना, एक एम्प्लॉयर को इन पर अपनी अच्छी पकड़ रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 मेंटेनिंग इक्विटी, कि मैं अपने जिस सोसाइटी में रह रहा हूं कि मैं वहां एक फेयर वेज देकर के इक्विटी मेंटेन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। नंबर 2 मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। जिन ऑर्गेनाइजेशन की
सैलरी लो होती है वहां अच्छा टैलेंट कभी अट्रैक्ट नहीं होता, या जिनकी सैलरी बहुत हाई होती है तो वहां लोग डर की वजह से नहीं जाते कि इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, कब ऑर्गेनाइजेशन बैठेगी, तो भी अच्छा टैलेंट नहीं आता। तो इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव बने के रहने के लिए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 है मैचिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। वही डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कि मैं एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन को मैच करूं तो मेरी एट्रिशन रेट या तो मैनेज्ड होगी या ना के बराबर होगी। नंबर 4 है रीइंफोर्सिंग एम्प्लॉय पॉजिटिव बिहेवियर। मैं अपने एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट रेशियो, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात मैं बहुत बार करता हूं, और एक एंगेज्ड एम्प्लॉय ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आज मोटिवेशन से टेम्परेरी बूम आते हैं जाते हैं, लेकिन एंगेजमेंट से, एम्प्लॉय एंगेजमेंट से, कंसिस्टेंसी से प्रोडक्टिविटी लंबे समय तक काम करती है। तो रीइंफोर्सिंग एम्प्लॉयज पॉजिटिव बिहेवियर के लिए मुझे एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, और जिनमें मेरा वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए इसको ठीक से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 5 है एलिमिनेटिंग डिस्क्रिपेंसीज। मेरी सैलरी में कुछ एम्प्लॉय पुराने हैं, कुछ मैंने नए लिए हैं, कुछ 20 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, कुछ 5 साल पुराने हैं, कुछ को मैं हायर कर रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो पुराने एम्प्लॉय हैं क्योंकि वो कम कॉस्ट पर लिए तो उनकी कंपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाती है और नए एम्प्लॉय को बहुत हायर सैलरी पर कर लेती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है। इसीलिए उनको मार्केट करेक्शन हर साल वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में स्लोली उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 6 है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। दोनों का इंटरेस्ट ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। यदि फेयर वेज होगी, कॉम्पिटिटिव वेज होगी तो दोनों फेयर रहेंगे। नंबर 7 है मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल एंड हार्मोनी, गुड इंडस्ट्रियल हार्मोनी एंड IR। जहां बहुत लोग काम करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत अधिक है, वहां आपकी फेयर वेज या यूं कहिए जो आपकी कॉम्पिटिटिव वेज है वो अच्छा इंडस्ट्रियल हार्मोनी जनरेट करती है, और IR इंडस्ट्रियल रिलेशन हमेशा मजबूत रहता है, कोई गुमराह नहीं करता है, वहां लेबर अनरेस्ट की संभावना नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। नंबर 1 अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज। नंबर 2 बिल्ड हाई मोरल। नंबर 3 सेटिस्फाइड और एंगेज्ड एम्प्लॉय। नंबर 4 लेबर कॉस्ट इक्विटेबल। मेरी कॉस्ट मेरे पैरामीटर्स के अंदर है, जितनी मेरी इक्विटी मैंने डिजाइन की है उसी तरह से है, उससे बाहर नहीं है। नंबर 5 नो फेवरेटिज्म, नो नेपोटिज्म, नो बायस्ड। मेरी सैलरी एक सिस्टमेटिक वे में डिजाइन होती है, ये नहीं है कि मेरे यहाँ लॉयल्टी की कॉस्ट ज्यादा है परफॉर्मेंस की कॉस्ट कम है, या लॉयल्टी की कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, परफॉर्मेंस की कॉस्ट है, और परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय चीट करके ऑर्गेनाइजेशन को भाग जाते हैं। कभी कभी जो बहुत स्मार्ट एम्प्लॉय होते हैं वो जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को चीट करके और अच्छी सैलरी लेकर के भाग जाते हैं, बाद में ट्रैप होते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन आदमी को या कंपनी को ये फेवरेटिज्म से, बायस से, नेपोटिज्म से बचने के लिए सैलरी और वेज एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। क्लियरली ड्रॉन लाइन ऑफ प्रमोशंस, किसको प्रमोशन होगा, किन कंडीशन में होगा, प्रमोशंस के साथ में कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी, वह सब क्लियर हो जाता है। नंबर 7 है इमेज ऑफ प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर। जितना आपका सैलरी और वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर की इमेज या कॉर्पोरेट ब्रांडिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आपके ऊपर कोई है दाग या धब्बा नहीं लगा सकता कि वहां सैलरी में बड़ी असमानता है, वहां फेवरेटिज्म है, अपनों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, परफॉर्मर्स को कम मिलती है, या हाई परफॉर्मर्स और लो परफॉर्मर्स या पुअर परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो यह सब चीजें इस चीज से कंट्रोल्ड हो जाती हैं। नंबर 8 हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सदैव अच्छा औद्योगिक संबंध बने रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में,
प्रॉस्पेरिटी रहती है, लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग कल्चर बनती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल रहता है, सब विन विन सिचुएशन में काम करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में तभी पाया जा सकता है जब मेरा सैलरी और वेजेज एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमेटिकली, इफेक्टिवली और ओपनली यूज किया जाए। इसीलिए यदि आपको स्ट्रॉन्ग एंड एंगेज टीम बनानी है तो इन सब का पालन होना आवश्यक है। हमने जहां एचआर एनालिटिक्स की बात शुरू की थी, उसके हमने चारों पिलर एक एक करके यहां ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इस किसी प्रोसेस को और डिटेल में समझना है तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, और यदि आपको और कुछ डिटेल समझनी है तो हमें लिख भी सकते हैं। मैं आज सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह को वीडियो को समझ करके अपनी जानकारी को अपडेट करें, अपने एम्प्लॉय की जानकारी अपडेट करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाएं, अपने एम्प्लॉय के एंगेजमेंट लेवल को बढ़ाएं और इस नेशन को मजबूत बनाएं। आपसे एक और निवेदन, यदि आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए और हमें लाइक कर